हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर पेटेंट एक्ट चैप्टर। और आज जो है, आज हमारा जो सबसे पहला हेडिंग है वो सबसे ही इंटरेस्टिंग हेडिंग है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस, यानी किसको हम पेटेंट नहीं करवा सकते, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। लेकिन 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 ये शुरू करने से पहले हम लोग ना आगे वाले जो है वो 2-3 हेडिंग पढ़ लेते हैं, बिकॉज अगर ये शुरू किया तो आज का बैच है ना स्टॉप ही नहीं होगा और वही टॉपिक से हमारा हो पाएगा। सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, जो व्हाट आर नॉट इन्वेंशन करके दिया है। हम जंप करके पहले थोड़ा आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो एकदम सिंपल है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी, यानी कि आपको पेटेंट कब मिलेगा। मेरा बच्चों सबको हेडिंग देखो एकदम सिंपल है। An invention is patentable subject matter if it meets the following criteria। पहला, it should be novel, ये कल भी पॉइंट आ गया था, यूनिक होना चाहिए। दूसरा, हम इनोवेशन को बोलते हैं जब उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कभी कि एक ही बार में इनोवेशन हो गया आप लोगों का, ठीक है। It should have inventive step और it must not be it must be non obvious, सही है ना। जहाँ पे ऑब्वियसनेस होती है कि ऐसा करने से ऐसा ही होगा, तो वो इन्वेंशन कहाँ हुआ, वो नया का हुआ, ठीक है। तो उसमें कौन सा टेस्ट होता है, नॉन ऑब्वियसनेस। यार हमने नहीं सोचा ऐसा भी हो सकता है यार, ठीक है। तो वहां पे तब आपको पेटेंट मिलेगा। इट शुड बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अगेन इंडस्ट्री में उसको यूज किया जा सकता है। एंड लास्टली, इट शुड नॉट एक्ट इन द पोजीशन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, यानी कि ये वाले पॉइंट जो हमारे पढ़ने बाकी है कि वो नॉन पेटेंटेबल में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया को अगर आप लोग फुलफिल कर रहे हो तो आप लोग है ना, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, पेटेंट मिल जाएगा। एकदम सिंपल है बच्चों हेडिंग। बढ़े आगे, Persons entitled to make an application for patent। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एप्लीकेशन, जो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो एकदम सिंपल लॉजिक को सोचो, अगर मैं हूं और मैंने कुछ नया इन्वेंशन किया है तो पेटेंट के लिए कौन अप्लाई करेगा, मैं खुद, ठीक है। मैं खुद अप्लाई करूंगा ना। तो देखो क्या लिखा है, सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट फॉर इन्वेंशन मे बी मेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। अब दैट इज टू से, अब देखते हैं इसमें कौन कौन आते हैं। पहला पॉइंट तो वही, बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट एंड ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। कोई डाउट है यहाँ तक। सेकंड पॉइंट देखना, बाय एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन, यानी कि मैंने पेटेंट किया लेकिन मेरी उम्र हो गई 85, ठीक है। अब मैं कहां जाऊंगा और वहां पे धक्के खाऊंगा, तो मैंने किसी और को असाइन कर दिया है, कहना जो मेरा काम है वो सारा तू कर लेना, तो वो भी जाके क्या कर सकता है बच्चों, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट टू मेक सच एन एप्लीकेशन, या फिर जिसने क्या किया था, उसका इन्वेंशन किया था और वो भगवान को प्यारा हो गया, तो उसके कौन करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ वाज एंटाइटल्ड टू मेक सच एन एप्लीकेशन। क्लियर हुआ बच्चों। वो मूवी देख के कोई मिल गया, तो बाहर क्यों निकला, आता ना वो चाहते बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या होता है, रोहित नाम होता है ना, और रोहित के वो बेटे का नाम क्या, क्रिश, नहीं क्रिश तो मूवी का नाम है, कृष्णा, ठीक है। तो सपोज है ना, रोहित ने कुछ नया इन्वेंशन किया, रोहित ने कुछ नया इन्वेंशन किया और सपोज उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो फिर है ना, पेटेंट अगर उनको करवाना है तो कौन अप्लाई करेगा, कृष्णा, ठीक है। तो वही पॉइंट बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है बच्चों। पहला कौन था, जो जिसने इन्वेंशन किया है वो खुद। दूसरा, अगर उसकी उम्र जो भी रीजन है भाई, उसको उसके बाद टाइम नहीं है, उसने बोला मुझे दूसरा इन्वेंशन करना है, तो उसने किसी और को असाइन कर दिया, ठीक है भाई, तू है ना मेरे बिहाफ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना। और तीसरा पॉइंट कौन बच्चों, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। The application may be made by one of the person either alone or jointly with any other person, ठीक है। और ऐसा ही में कौन कौन आ सकता है वो सब दिया है, वो आप पढ़ लीजिए। मेन ऊपर के A B C तीन पॉइंट है, ठीक है। तो पहले हमने आके जो पहला हेडिंग देखा, क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी, ये वही पॉइंट है जो इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन में 2 से 3 बार पॉइंट आ चुके हैं, तो इसकी डेफिनेशन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। ऐसा हो तो हम ही एक बार वापस देख लेते हैं डेफिनेशन, यानी कि जो चल जाते जाते हमने लास्ट हेडिंग देखा था, व्हाट कैन बी पेटेंटेड, मिला बच्चों। तो उसको हम लोग वापस पढ़ते बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एन इन्वेंशन, क्या पेटेंट होती था बच्चों, एन इन्वेंशन, भले वो इन्वेंशन किसके रिलेटेड हो, प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या फिर प्रोसेस के रिलेटेड हो, दैट इज न्यू इन्वॉल्विंग इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। दैट इज न्यू इन्वॉल्विंग इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो उसको हम लोग क्या करवा सकते हैं, पेटेंट करवा सकते हैं। लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, नॉन पेटेंटेबल। और नॉन पेटेंटेबल कहां पे बताया गया है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, सेक्शन नंबर के साथ याद रखना है। अगर इस चैप्टर को कोई पेपर सेटर को दे दे भाई, पेपर बना और उसको बोला जाए पेटेंट में से एक ही क्वेश्चन पूछना, ठीक है, तो 99% चांस है सेक्शन 3 और 4, मतलब बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है, इतना इंपॉर्टेंट आंसर समझने के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है।
फिर इन्वेंशन किसे कह रहे थे बच्चों? इन्वेंशन हैज टू मीन अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप। याद आया? इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब क्या था? इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए कि उसको आप लोग यूज कर पाए इंडस्ट्री, या तो इंडस्ट्री में बनाओ या फिर इंडस्ट्री में उसका यूज किया जा सके, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको पेटेंट करवा सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है किसी को? पक्की बात? ठीक है, चलिए। अभी भी मेरा मन बहुत कर रहा है व्हाट आर नॉट इन्वेंशन पढ़ाने का, लेकिन थोड़ा मैं आगे वाले पॉइंट्स को पहले ले रहा हूँ, क्योंकि वो शुरू होगा फिर कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे लोग, उसी पे रहेंगे। इसलिए तो देखो, पहले हमने आगे पढ़ा क्राइटेरिया फॉर पेटेंटेबिलिटी, दूसरा पर्सन एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। सब लोग मेरे साथ हो? चले अब देखना फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब ये जो प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है ना, उस पे आगे 2-3 पेज और भर के दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसका। ठीक है, अब ये आप पहले पेज पे तो कुछ खास नहीं दिया है, इसमें आपको मेन एक टर्म दिख रहा है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। क्या दिख रहा है बच्चों? पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। वो क्या होता है उसका मीनिंग मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। वो क्या होता है बच्चों? मैंने उसका मीनिंग नेक्स्ट पेज दिया है, तो पहले ये समझाता हूं, फिर उस पे जाते हैं प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पे। ठीक है, तो पहले मैं क्या जाता हूं, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी किसे कहते हैं बच्चों, उस पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन किसे कहते हैं, फिर इसका कंटेंट जो भी आगे पीछे का दिया वो रीड कर लेंगे हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एंड देखो प्लीज, भले आपने 2 दिन से मुझे नहीं पता आपने पेटेंट वाले चैप्टर में ऐसा किया है नहीं किया है, आज मैं जरूर आपको बोलूंगा कि आज जितना भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आगे तो फिर प्रोसीजरल पार्ट है, राजधानी एक्सप्रेस चलेगी, क्योंकि आज ही सिर्फ टेक्निकल आंसर है, बाकी एकदम प्रोसीजरल पार्ट है जिसको सिर्फ मुझे ट्रांसलेट करके बताना रहेगा। तो आज का लेक्चर में जो भी पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इनफैक्ट आज का बैच इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के बैच के बेस पे आपके आगे आने वाले लेक्चर जो है वो सब डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आज वाला कंटेंट आज जाके जो है पढ़ ही लेना आप लोग, वरना बहुत दिक्कतें आप लोगों को हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ठीक है, चलिए आराम से समझते हैं। अब मैं ना यहाँ पे क्यों मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया, अब आपको पता चलेगा। फर्स्ट चैप्टर में हमारा पेरिस कन्वेंशन जैसा कुछ आया था क्या? पेरिस कन्वेंशन जैसा। अब एक पॉइंट समझो, जैसे अगर मैंने कुछ पेटेंट करवाया, मैं इंडिया में रहता हूं, तो मैं पहले पेटेंट के लिए एप्लीकेशन कहां पे फाइल करूंगा? इंडिया में फाइल करूंगा। ऑफ कोर्स ये लॉजिकल है। ठीक है, अब मैंने इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन मेरा पेटेंट ऐसा है जो अलग अलग देशों में क्या हो सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे इंटरनेशनल पेटेंट चाहिए, तो मुझे है ना पेरिस कन्वेंशन क्या बोलता है, आपको पहले अपनी होम कंट्री में पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जिस भी कंट्री में पेटेंट चाहिए तो 12 महीने के अंदर अंदर, अच्छे से सुनना, 12 मंथ्स के, पेरिस कन्वेंशन ये बोलता है कि आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो भी देशों में, आपको सपोज 10 और देशों में क्या चाहिए, पेटेंट चाहिए, तो 10 और देशों में आप लोगों को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, जिस भी देशों में चाहिए। अब यहाँ पे हम इंडिया का प्रोसीजर पढ़ेंगे, आपको चलो प्रोसीजर अभी तक नहीं पढ़ा है, नंबर ऑफ पेज देख के तो आइडिया लग गया होगा कितनी बजाते हैं ये लोग पेटेंट देने से पहले, कि कितना लेंथी प्रोसीजर है, क्योंकि आपने अप्लाई किया प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपके वो लोग है ना उसमें देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि ऑलरेडी पब्लिश तो नहीं है, फिर है ना पब्लिक के लिए ओपन रखते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बताओ, तो ये सब डिटेल प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो आप इतने देशों में जा रहे हो, अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करो, भाई आपके पास दुनिया में कोई काम नहीं है क्या? बीवी बच्चे नहीं आपके, आप ये सब काम ही करोगे? ठीक है, और अलग अलग देशों में जा रहे हो तो आप जो भी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो एप्लीकेशन को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उनकी लैंग्वेज में, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन आप सोचे मेरा इतना दिमाग लगेगा, इतने साल दे दिए इन्वेंशन के पीछे और प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो उसका एक जवाब है पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। अब इसमें क्या होता है, ये ट्रीटी जो है ना आपस में देशों ने मिलकर बनाई है, मतलब आपस में उन्होंने ना मतलब डिसाइड किया है, जिसमें मेंबर्स कम ज्यादा होते रहते हैं। अभी एट प्रेजेंट में मोर देन 150 कंट्रीज इसकी मेंबर है, एग्जैक्ट नहीं इसे मैंने लिखा है मोर देन 150 है। कॉन्टैक्टिंग स्टेट्स यानी कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिन्होंने क्या बोला हुआ है, आपको अगर पेटेंट जो है ना, मतलब जो भी हमारे मेंबर स्टेट्स है पीसीटी में जो भी मेंबर है, तो अगर आपका कोई ऐसा पेटेंट है जो आप लोग चाहते हो इंटरनेशनल आप लोगों को क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, तो आप लोग है ना पीसीटी जो है ना उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपकी एक सिंगल एप्लीकेशन होगी, अच्छे से सुनिएगा, आपकी क्या होगी, एक सिंगल एप्लीकेशन होगी, और 150 से ज्यादा देशों में आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली चली जाएगी। मतलब आप सिंगल एप्लीकेशन से आप 150 से ज्यादा देशों में जो भी उसके कॉन्टैक्टिंग स्टेट्स हैं वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार एप्लीकेशन एक ही फाइल करनी रहेगी जिसमें मोर देन 150 कंट्रीज में आप लोग आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन
वो देना नहीं देना, उनकी कोई क्वेरीज वगैरह वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग देशों के क्या रहते हैं प्रोसीजर अलग अलग रह सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं हम इंडिया में तो ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आप भी हमारे देश का प्रोसीजर फॉलो करो, ऐसा नहीं होगा। उनको अपने हिसाब से देखना है, वो लोग पहले ये चेक करते हैं अपने देश में ही उनके किसी ने ऐसा पेटेंट तो नहीं करवा के रखा है। और आपको भी पहले ये बोला जाता है आप जब पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो इतने देशों में, पहले खुद अपने देश में अप्लाई करो, उसके बाद आपको दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरी कंट्रीज में जाना है। गेटिंग माय पॉइंट? बेसिक क्लियर हुआ? तो पेरिस कन्वेंशन क्या बोल रहा था, अगर आपको है ना क्या करना चाहते हो अप्लाई करना चाहते हो इंडिविजुअली आपको हर एक कंट्री में अप्लाई करना पड़ेगा, अपने देश में अप्लाई करने की कितने टाइम पीरियड के अंदर 12 मंथ्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक ही बार में आपकी कितनी कंट्री में जा सकती है 150 से ज्यादा कंट्री में जा सकती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देते हैं पीसीटी किसे कहते हैं। तो देखो The PCT is an international treaty with more than 150 contracting states। मिला बच्चों? Contracting states, states यानी कि countries, और contracting यानी कि जिन्होंने वो PCT वाला जो treaty है वो क्या किया हो, साइन किया हो, ठीक है? Which are bound with certain formal requirements set out in the treaty and regulation। The PCT makes it possible to seek the patent protection for an invention simultaneously। Simultaneously यानी कि side by side, हम जो काम कर रहे हैं उसके साइड बाय साइड क्या होता जाएगा, आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो, रंग कर दो। इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज बाय फाइलिंग ए सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेवरल सेपरेट नेशनल और रीजनल पेटेंट एप्लीकेशंस। पता चला बच्चों कि भाई आप एक सिंगल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेवरल पेटेंट एप्लीकेशन। However, granting of patents remain under the control of the national और regional patent office। मैंने नहीं बताया आपने एप्लीकेशन एक बार में हो जाएगा, लेकिन देना नहीं देना तो वहां की जैसे हमारा पेटेंट ऑफिस रहती है वहां की जो भी नेशनल या रीजनल पेटेंट ऑफिस रहेगी वो देखेंगे। आफ्टर द कॉरेस्पॉन्डिंग नेशनल फेज एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड एंड द नेशनल फेज एप्लीकेशन इज असेस्ड एज पर द पेटेंट लॉ ऑफ दैट जुरिसडिक्शन। बोलो बच्चों कोई डाउट है या नहीं है? झूठ मत बोलना, पक्का ना? आज के लेक्चर के बाद आपको कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे वाले का बेस भी बना रहा है और आज जो पढ़ने वाले वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। डन बच्चों? श्योर? तो लेक्चर के लास्ट के मैं घड़ी भी देख रहा हूँ, डोंट वरी, आपको देखने की जरूरत है, आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। लास्ट के लेक्चर के लास्ट के 15-20 मिनट अपने वो आंसर के लिए रखेंगे व्हाट आर नॉट इन्वेंशन। लेकिन सबसे पहले हमारा आज का स्पेशल लेक्चर दे रहे तो थोड़ा कंटेंट भी कवर अप होना चाहिए, इससे पहले मैं प्रोसीजर डाला देगा। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? पीसीटी क्लियर हुआ? बहुत टेक्निकल था, मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में बेस बता के समझा दिया। अब आगे बढ़े बच्चों, अब अच्छे से सुनना। अब है ना हम पहले ये पढ़ लेते फिर आगे वाला पढ़ लेंगे। आगे वाला खास नहीं है, वैसे भी यहाँ पे मेन पॉइंट है प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का, ठीक है? चलिए अब आते हैं व्हाट इज प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड व्हाट इज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। क्या आता है बच्चों? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है? चलिए अब अच्छे से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने नहीं बोला आज का लेक्चर जो है आज के लिए काम का नहीं है, आगे का बेस बनाएगा। जैसे कि अब मैं आपको पहले एक सवाल पूछूंगा, आपको पता हो तो बोलना, नहीं पता हो तो तुक्केबाजी करना, ठीक है? आप लोग जब पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम आपको कितने साल के लिए पेटेंट मिल सकता है? 20 साल। कैसे पता? क्या बात है यार, ताले बजाओ अपने लिए, पढ़ाए बिना पता है तो। चलिए आपको मैक्सिमम जो पेटेंट मिलता है वो कितने साल के लिए मिल सकता है? 20 इयर्स के लिए मिलता है, ठीक है? अब 20 इयर्स के बाद क्या हो जाता है, वो पब्लिक हो जाता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है अनटिल एंड अनलेस आप वापस अप्लाई करो और आपको आपकी पेटेंट में दम लगे कि नहीं यार ये कुछ है। लेकिन उसको जो आप रिन्यूअल फीस है वो तो एवरी ईयर पे करनी है, मतलब 20 साल मैक्सिमम है, ठीक है? इसीलिए आप लोग देखो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज गैजेट्स हम लोग ऑलमोस्ट यूज करते हैं। आप देखना ओवर द इयर्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे होते जाते हैं या सस्ते होते जाते हैं? सस्ते होते हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? सस्ते होते हैं। ओवर द इयर्स क्या होते हैं? सस्ते होते जाते हैं, ठीक है? आप है ना पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिलती थी, तो पहले के जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जितनी महंगी थी ना उससे सस्ती तो आज के जमाने की कलर टीवी है, ठीक है? उसके बाद देखो आपकी है ना वो कलर टीवी पहले डब्बा वाली आती थी, फिर वो एलसीडी हुई, आज एलईडी हो गई। तो जैसे ही नया आया एलसीडी के रेट क्या हो गए? डाउन हो गए। आगे जाके पता चलेगा लोग टीवी देखते ही कहाँ हैं, तो एलईडी और भी सस्ती होती है और हो ही रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इनिशियल नहीं, 2 4 5 साल तक रह सकता है, कुछ नया है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं 20 साल की बात कर रहा हूं। ओवर द इयर्स क्या होते जाते हैं? सस्ता होता है। क्यों? उसका जब वो पेटेंट वाली लाइफ खत्म होती जाती है, वरना जब तक पेटेंट है तो अगर आपने किसके पास से कोई लाइसेंस वगैरह लिया है तो उसको लाइसेंस फीस वगैरह भी तो पे करते हैं आप लोग, तो वो भी कॉस्ट किसके पास से कवर करोगे? कस्टमर के पास से। लेकिन ओवर द इयर्स क्या होता जाता है? वो सस्ता होता चला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? और बाद में तो इतना पुराना हो जाता है, कोई लगता है कुछ नया ही नहीं बचा, क्या इसको मैं रिन्यू कराऊं? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 20 साल वाला पॉइंट।
अब ये 20 साल कहां से काउंट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, 20 साल काउंट होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एंड फाइलिंग एंड एप्लीकेशन। क्या होता है बच्चों, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एंड एप्लीकेशन। अब सवाल ये उठता है एप्लीकेशन मतलब कौन सा एप्लीकेशन, प्रोविजनल या कंप्लीट। तो सर ये बाद में बताएंगे हम आंसर, पहले आप समझाओ दोनों होता क्या है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनने का रहेगा। पॉइंट समझो, जैसे मैंने अब मुझे बताओ, अगर मुझे कुछ नया इन्वेंशन करना है, कुछ नया मेरे माइंड में कीड़ा चल रहा है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, तुरंत ही ऐसा बन जाएगा या पहले माइंड में आएगा फिर मैं उसमें वर्क करूंगा, माइंड में आएगा फिर उस पर वर्क करूंगा। अब एक पॉइंट समझो, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो वो ऐसा है कि एकदम न्यू है। जो मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप्स एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मैंने डेफिनेशन पढ़ी, मैंने बोला ये तो सारे पॉइंट्स इसमें क्या है कवर हो रहे हैं, और व्हाट कैन बी पेटेंटेड में भी नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है ये तो इन्वेंशन है। तो अब एक पॉइंट समझो, इन्वेंशन तुरंत बन जाएगा या इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स, ठीक है। इस बीच में किसी ने अगर अप्लाई कर दिया तो मेरी तो इतने साल की मेहनत चली जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब थोड़ा बनाइए आप लोग, क्या कर सकता हूँ, प्रोविजनल बेस पे एक बार वहां पे अप्लाई करके रख सकता हूँ। प्रोविजनल में आपको कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं देनी है, आपको सिर्फ बताना है मेरे माइंड में ऐसा कीड़ा चल रहा है, मतलब मैं ऐसे कोई इन्वेंशन पे काम कर रहा हूँ, तो वहां पे आप प्रोविजनल बेसिस पे क्या करवा सकते हैं, एक बार अप्लाई करवा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल बेसिस पे आपने अप्लाई कर दिया कि भैया ना मैं ऐसे इन्वेंशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन किस लिए होता है, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी डेट। मतलब पॉइंट समझो, अगर मैंने प्रोविजनल बेस पे पहले अप्लाई करवा के रखा है, अगर कोई नया वैसा इन्वेंशन आ भी गया तो पहले वो मुझे पूछेंगे ये तो सेम था ना तुम काम कर रहे थे, और अगर सेम निकला तो पहले किसको प्रूव करने का मौका मिलेगा, मुझे, जिसने प्रोविजनल के बेस पे क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन मेनली होता है, हाईलाइट कहीं पे ऊपर नीचे पॉइंट लिख दो, प्रोविजनल करके, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी डेट। किसके लिए होता है बच्चों, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी डेट, to determine the priority date। अब आते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मतलब आपने प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर दिया, फिर आप आराम करेंगे या उसको कंप्लीट भी करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे। तो जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करें तब आपका पेटेंट के लिए वो लोग है ना एप्लीकेशन को कंसीडरेशन में लेते हैं, ठीक है। आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन यानी कि उसका जो भी थियरी है यानी कि पेपर्स है वो भी सबमिट किए, और आपको पूछा भी जा सकता है प्रैक्टिकली बताओ ये कैसे होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया एक बार तो हो गया, यार ये कैसे किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा वो थियोरेटिकली भी होना चाहिए, साइंस के एक्सपेरिमेंट देख लो, थियोरेटिकली भी होना चाहिए, कितने सारे पेपर संभालते हैं, तो वो भी और प्लस प्रैक्टिकली भी। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको प्रैक्टिकली वो लोग पूछेंगे और आपको करके भी बताने का बोल सकते हैं कि अगर उनको लगा कुछ नोवेल है, यूनिक है, तो ये आपको पेटेंट मिलेगा। और ये सारी डिटेल आपको कौन से टाइम पे फुल देनी पड़ेगी, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के टाइम पे देनी पड़ेगी। एम क्लियर, इसको मैं बहुत अलग तरीके से बताऊंगा, पहले इतना क्लियर हुआ। अब पहले 20 साल वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। अब प्रोविजनल और कंप्लीट में क्या फर्क पड़ता है, एक तो मैंने आपको बता दिया, प्रोविजनल में आपका फायदा क्या होगा, अगर कोई दूसरा भी आ गया तो पहले आपको मिलेगा। क्यों, आपने प्रोविजनल बेस पे अप्लाई करके रखा था, प्रायोरिटी डेट आप पहले आए थे, मतलब आपके दिमाग में पहले ही कीड़ा आया था, कीड़ा मतलब इन्वेंशन। गेटिंग माय पॉइंट, श्योर। अच्छा अब एक पॉइंट समझो, हम तो प्रोविजनल में थे और किसी ने डायरेक्टली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया, तो किसको पहले देखा जाएगा, प्रोविजनल या कंप्लीट। कंप्लीट वाले ना उसको एक बार रूट ऐसा ऑलरेडी आया, उसको पूछे तो उसका स्टेटस क्या है, पता चला, उसको पूछे भाई कितना टाइम लगेगा क्या है, तो पता चला वो तो जहां पे था वहां का वहीं पे, उसने क्या लगा प्रोविजनल अप्लाई कर दिया, अब मेरा ही होगा, किसको मिलेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको पूछा जाएगा भाई स्टेटस क्या है, इतने टाइम में तो इतना टाइम हो जाना, इतना काम हो जाना चाहिए था। तो इसलिए ना एक पॉइंट दिखेगा आप लोगों को, भले ऊपर से नजर मार दीजिए, आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया ना, उसके 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर देना है। ये ऐसा नहीं कि तो बेचारा कोई आ रहा है 2 साल के बाद तो उसको प्रोविजनल वाला वहीं के वहीं पे होता है। जैसे आप लोग, ठीक है, आपने सीएस ज्वाइन कर लिया, आपने सीएस ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो फिर कोई भी पूछा अपने को, अच्छा ना बीकॉम में कोई रिश्तेदार पूछते रहते हैं बेटा क्या कर रहा है, बीकॉम प्लस सीएस, ठीक है, तो आपको यार ये सीएस कर रहा है, सीएस कर रहे हो, सीएस बने नहीं हो, यू आर परस्यूइंग सीएस, ठीक है। फिर सपोज चलो बीकॉम के साथ साथ आपने सीएस ईटी एक्सडी जो भी, आप एक्सडी में आए, बीकॉम खत्म हो गया, अभी भी एक्सडी में हो, फिर आपने पापा को बोला एमकॉम भी करना है, पापा बोला ठीक है कर ले, एमकॉम खत्म हुआ फिर भी एक्सडी में हो, ठीक है, पापा आप एमबीए करा दो, फिर भी एक्सडी में हो। तो पॉइंट समझो, सिर्फ उसमें आने से आप सीएस नहीं बन गए हो, प्रोविजनल बेसिस पे सीएस के लिए आपने बोला, आपको क्या बोला जाए परस्यूइंग सीएस, आप सीएस नहीं हो,
तो प्रोविजनल एक और पॉइंट लेते हैं। ये प्रोविजनल और कंप्लीट को मैं आपको और एक बेस्ट तरीके से बताता हूँ, फिर इसको रीड भी कर लेंगे। जैसे कि क्या हो गया, एक ट्रेन आई, अब ट्रेन में आपने देखा होगा बहुत भीड़ भाड़ होती है ना, तो इंडियन लोग है ना, इंडियंस लोग हैं वो बहुत खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, भीड़ है और अपने को सीट नहीं मिलेगी तो लोग पहले क्या करते हैं बताओ, क्या किया, रुमाल वाला किसने बोला, हाँ रुमाल वाला, कि क्या होगा भाई, बाहर गिर गए भाई, रुमाल बिछा अपना, ठीक है। तो आपने क्या किया, प्रोविजन बेस पे अपनी सीट क्या कर दी है, रजिस्टर कर दी है, मतलब वहां पे रुमाल है, मतलब इंडिया में रूल है, दूसरे लोगों को भी पता है ये कोड है, यहाँ पे नहीं बैठे, सीट बुक है, ठीक है। अब आपने क्या भाई, अपनी तो सीट ही है, अब आप आराम से बाहर वड़ा पाव खा रहे हैं, ठीक है, वहां पे धक्का मुक्की चल रही है, कोई अंदर पहुंचा, उसने देखा ये तो यार सीट भाई बुक है ऑलरेडी, ठीक है। फिर क्या हो गया, आप आराम से वड़ा पाव और माजा पी रहे थे या कोक पी रहे थे और ट्रेन चल पड़ी, और आप बोले मेरा रुमाल, भाई वो रुमाल वहीं पे रह गया, अब वो सामने लगे थे भाई ये तो इसका और ये तो बाहर ही है, रुमाल हटाया बैठ गया क्योंकि वो सीट पे पहुंच गया। आपने मतलब क्या कहते हैं, प्रोविजन बेस पे सीट बुक की थी, लेकिन आपको अपना आगे काम करना ही पड़ेगा, आपको ट्रेन में तो चढ़ना ही पड़ेगा और सीट तक पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं पहुंचे तो कोई और सीट लेके जाएगा। एम आई क्लियर? श्योर, इससे अच्छा मुझे पढ़ाना नहीं आता। अब एक पॉइंट समझना, अब मैंने एक वो पॉइंट के कहां से काउंट होगा, प्रोविजन में एडवांटेज तो है, एक डिसएडवांटेज है, छोटा सा डिसएडवांटेज, आपने वो जो 20 साल है ना, अगर आपने प्रोविजन स्पेसिफिकेशन फाइल किया तो वहां से काउंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से काउंट होगा। मतलब पॉइंट समझो, आपने प्रोविजन अप्लाई किया, उसके 1 साल के बाद कंप्लीट फाइल किया, तो 20 में से 1 साल गया, मतलब आपकी 1 साल की रॉयल्टी गई, आप जो 20 साल तक कमा सकते थे 1 साल तो गया, प्रोविजन किसको बांटोगे, ठीक है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हुआ तो भी तुरंत पेटेंट नहीं मिलता है, वहां पे अप्लाई करते हो, फिर वो पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद सपोज उसने 1 साल निकाल दिया और 1 साल और निकाल दिया, ठीक है, तो आपको पेटेंट से पैसा कमाने को कितने साल मिलेगा, 18 ईयर्स ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया डायरेक्टली तो भी 1 साल तो लगेगा, तो 19 साल मिलता, ठीक है। तो आप वो है, मतलब आप कितनी रिस्क है आपकी, ठीक है, कि भाई आप प्रोविजनल नहीं फाइल करो, भाई मैं 1 साल भी क्यों मिस करूं, भाई इस चक्कर में कोई दूसरा ले गया तुम्हारी वाली को तो मत बोलिए, पहले पढ़ लेता हूँ फिर पापा से बात करूंगा, पहले कुछ बन जाता हूँ फिर पापा से बात करूंगा, होता है ना। तो इसमें तुम्हारी वाली कोई ले जाए तो रिस्क तो है ही, देखो पता चला बच्चों, श्योर। चलिए अब ये पहले यही पढ़ लेते हैं, पीसीडी के नीचे जो दिया है वो, आगे वाले पॉइंट में वैसे भी खास नहीं दिया है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 provides that every such application not being a conventional application or an application filed under PCT designate in India, मतलब conventional application यानी कि वही है सब, not being a convention यानी कि हमारे देश में हम लोग क्या चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, और एक कन्वेंशन वाली एप्लीकेशन यानी कि पीसीटी की बात की जा रही है, एक साथ मोर देन 150 कंट्रीज में, ठीक है, दोनों में ही हो तो आप उसमें साथ में क्या मतलब अटैच कर देते हैं, प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो मेन अब हमारा आगे के 1.5-2 पेज जो डिस्कशन भी किया गया है ना, ऐसा नहीं है हेडिंग यहीं पे, आगे भी वही पॉइंट आएंगे प्रोविजनल और कंप्लीट वाले, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 9 स्टिपुलेट दैट where an application for a patent not being a convention application or an application ब्रैकेट में पढ़ना, when an application for patent is accompanied by provisional specification, a complete specification shall be filed, कितने टाइम पीरियड के अंदर बच्चों, 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। अगर नहीं फाइल की तो आपका प्रोविजन भी कुछ नहीं है, पता चल रहा है बच्चों। फिर where 2 or more application in the name of same applicant are accompanied by provisional specification in respect of invention which are cognate यानी कि सेम या सिमिलर, कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है बच्चों, सेम या सिमिलर, ठीक है। वापस देखते हैं, where 2 or more application in the name of the same applicant, एक ही एप्लीकेंट ने बोला अरे यार उसको पहुंचा नहीं, वापस एप्लीकेशन फाइल कर दे, ठीक है, और उसके साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन भी है इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंशन जो सेम ही है, और ऑफ व्हिच वन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अनदर एंड द कंट्रोलर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द होल ऑफ सच इन्वेंशन आर सच एज टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल इन्वेंशन एंड मे प्रॉपर्ली बी इंक्लूडेड इन वन पेटेंट, ही मे अलाउ वन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन टू बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। यानी सिंपल टर्म में अगर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कितनी बार फाइल कर दिया, एक से ज्यादा बार, ऐसा बोलो 2 या 4 बार भी हो सकता है। तो अगर कंट्रोलर ऑफ पेटेंट को लग रहा है, जो इसकी अथॉरिटी होती है, आगे हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में, तो जो इसकी अथॉरिटी रहेगी वो आपको क्या बोल सकते हैं, आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एक ही बार फाइल करना क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन 12 महीने कहां से काउंट होंगे, प्रोविजनल ही थे ना 2, तो कहां से, पहले वाला है लास्ट में फाइल क्या होगा, पहले वाला अर्लीस्ट प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन।
Where an application for a patent is accompanied by a specification purporting to be a complete specification. डायरेक्टली आपने जो एप्लीकेशन फाइल की वो कौन सी है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है. द कंट्रोलर में इफ द एप्लीकेंट सो रिक्वेस्ट एट एनी टाइम विदिन 12 months on the date of filing the application direct that such specification shall be treated as provisional specification and proceed with the application accordingly. मतलब अगर आपने डायरेक्टली कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल की है और जो एप्लीकेशन फाइल करा वो एक बार बोला भाई एक बार इसको प्रोविजनल बेसिस पे ले लेना, क्योंकि अगर बाय चांस कुछ मेरी चीजें देनी रह गई हो तो इसको आप है ना एक कंप्लीट में आप एरर मत निकालना, आप इसको एक बार क्या मान लेना? प्रोविजनल मान लेना. ऐसा कोई क्यों करेगा वैसे तो. फिर where a complete specification has been filed in pursuance of an application for a patent accompanied by provisional specification or by specification treated by virtue of a direct or provisional specification, the controller may if the applicant so requests at the time before the grant of patent cancel the provisional specification and post date the application on the date of filing of the complete specification. यानी सिंपल टर्म में बोलो तो जैसे आपने complete specification फाइल किया वैसे ही आपका प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. क्लियर हुआ? तो देखो मेन व्हाट इज पीसीटी वो आपने समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. नीचे वाले जो कंटेंट है ये कंटेंट आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आप लोगों को पहले प्रोविजनल बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा. उसके कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको फाइल कर देना है? कंप्लीट 12 मंथ्स के अंदर. एक से ज्यादा बार प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया है तो कंट्रोलर आपको बोल सकेगा कंप्लीट एक ही और अर्लीस्ट वाला माना जाएगा. आपने कंप्लीट फाइल किया और आपको अगर उसको प्रोविजनल बनवाना है तो भी आप बोल के रख सकते हो, और जैसे कंप्लीट फाइल किया प्रोविजनल बस खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. क्लियर हुआ? आगे अभी और कंटेंट आएगा, सब मिला के आप बढ़िया आंसर लिखो, लेकिन कंसेप्चुअली समझ के रखो. आगे वाला एक बार कंटेंट पढ़ लोगे क्या ये स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो नहीं भी पढ़ोगे और डायरेक्टली यहां से भी लिख दोगे तो भी चलेगा. डन बच्चों? चलिए अब आ जाइए व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस. ठीक है, सबसे मजेदार आंसर, सबसे खूबसूरत आंसर और सबसे बढ़िया आंसर. मजा आ जाएगी आप लोगों को. और मैंने नहीं बोला था आप लोगों को कि आपको ये सब पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आप इंटरेस्ट लीजिए, ऐसे हेडिंग से इंटरेस्ट आता है. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस. ठीक है, तो अच्छे से सुनना, दो मैं आपको रूल बता रहा हूँ. ये दो रूल है ना, आपको याद रखोगे ना आपके लिए सारे पॉइंट इजी हो जाएंगे. आपके लिए क्या हो जाएंगे सारे. और ऐसा भी नहीं इसमें बहुत खतरनाक वर्ड्स होंगे, आप सारे वर्ड्स यूज करो. आप ध्यान में वो रखना कि पॉइंट्स कवर अप हो, या फिर मैं आपको समझा सारे रहा हूं क्योंकि केस वगैरह कुछ आ जाए तो. ठीक है, चलिए पॉइंट समझना. जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा इन्वेंशन पेटेंट करवाने के लिए गए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, क्या है बच्चों? जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, या फिर ऐसी चीजें जो दूसरे आईपी में कवर अप होती है. जैसे कि आपने बुक लिखी, आपने बोला पेटेंट करो, ना बोल दिया, क्यों? कॉपीराइट होती है. ठीक है, तो जनरली ये दो चीजें, चाहे भाई आपका इन्वेंशन या कुछ नया भी है तो भी आपको ना बोला जा सकता है. कब? अगर वो पहला क्या है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, या फिर दूसरा कौन सा? दूसरे को ये ना आईपी में कवर अप होती है. ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में एक सिंपल आप लोगों को एग्जांपल देता हूं. जैसे आपने देखा होगा किसी को आपको मारना है, मर्डर. ठीक है, तो आपने बोला वो मतलब चाकू से मारना, बंदूक से उड़ा देना, डंडा मार के, ये बहुत पुराने हो गए. ठीक है, तो आपने उसको ना मारने के नए नए तरीके ढूंढे. जैसे आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो, मैंने अभय करके वेब सीरीज आती है, कुणाल खेमू की है, तो वो उसमें देखा था, उसमें लोग कितने अलग अलग तरीके से मारते हैं. ठीक है, तो आपने ना क्या कर दिया, आपने कुछ अलग तरीके से मारने का क्या कर दिया, आपने इन्वेंशन किया. भाई ऐसे मारते तो भी मर जाता है इंसान. ठीक है, तो आप चले गए पेटेंट ऑफिस में, आपने बोला मैंने मारने के नए तरीके ढूंढे हैं, इसको पेटेंट करो, ऐसे तरीके से और कोई नहीं मार सकता. मुझे बताओ बच्चों, क्या मिलेगा आप लोगों को पेटेंट? नहीं. ठीक है, आपने कोई ऐसी चेयर बना दी, चेयर पे मैं बैठा हूं यार. ठीक है, आपने कोई ऐसी चेयर बना दी कि जैसे वो इलेक्ट्रिक चेयर थी, जैसे वो चेयर पे बैठते हैं शॉक लगता है और इंसान ऊपर. बोला आपने ये देखो इन्वेंशन, इंसानों को टपकाना एक बार में. बोलो क्या इन्वेंशन करो, इसको पेटेंट करो, मिलेगा क्या पेटेंट? नहीं बच्चों, नहीं मिलेगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो वैसी यहाँ पे चीजें हैं. तो देखो क्या लिखा बच्चों, The following are not invention within the meaning of section 3. Section 3 और section 4 दोनों है. section 4 लास्ट की सिर्फ 2 लाइन है, अच्छे से देखना. An invention which is frivolous or which claims anything obviously contrary to well established natural law. Frivolous यानी कि फेक. ठीक है, ऐसा कोई इन्वेंशन जो क्या बच्चों फेक है, मिस्चीवियस है, या ऐसी कोई भी चीज है. ठीक है, और जो ऑब्वियस है. हमने अभी आज ही क्या पढ़ा है, बताया मैंने आप लोगों को, पेटेंट लेने के लिए क्या होना चाहिए उसमें? नॉन ऑब्वियस है. जो ऐसा ही होगा तो भाई उसमें इन्वेंशन क्या हुआ? गेटिंग माय पॉइंट? श्योर. चलिए बी पॉइंट देखना.
एन इन्वेंशन the primary or intended use or commercial exploitation of which could be under ना contrary to public order or morality, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वहां पे ना लिखना इंसानों को मारने के नए नए तरीके, क्या नॉट, इंसानों को मारने के नए नए तरीके। और ये इंसानों को मारो, या फिर आपने देखा होगा कि भाई है ना जैसे वो कुछ वैक्सीन वगैरह निकलती है तो पहले उसको रेट्स, मंकी, इन सब पे ट्रायल किया जाता है, ठीक है। तो आपने सोचा यार ऐसे कैसे मार दो इसको, तो उसको कुछ अलग तरीके से मारते हैं ताकि उसको पेटेंट करवा पाए। तो आपने वो चूहे और बंदरों को पकड़ा और कुछ अलग तरीके से मार रहे हो उसको, कहीं पोटली में बंद करके ना, ये ना धीरे धीरे तड़पा के आपने लगा देखो ये तरीका पेटेंट करो, मिलेगा क्या? अरे बोलो, वही लिखा है कि इंसानों पे अगेंस्ट में हो या फिर इट कॉजेस सीरियस प्रेजुडिस टू ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सी पॉइंट रीड करना, द mere discovery of scientific principles or the formulations of an abstract theory or discovery of any living thing or non-living thing substance occurring in nature। चलिए, the mere discovery, अब आप बोलोगे सर ये तो डिस्कवरी को तो इन्वेंशन हुआ ना, नया हुआ, ठीक है। अब मुझे बताना, चलो आपको मैं अलग तरीके से पूछता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मुझे बताना इन्वेंशन एंड डिस्कवरी ये दोनों सेम चीजें हैं या डिफरेंट चीजें? अलग चीजें। अब अलग मैंने पूछा, अब आपको पता चला डिस्कवर मतलब क्या? ढूंढना, जो है उसका आपने कोई नहीं हुआ, कोई पता है एक नया कैफे खुला है, एक ऐसी नई जगह मिली है, तो उसका क्या नई जगह आपने इन्वेंट की क्या? क्या किया? डिस्कवर, जो ऑलरेडी पहले से था, आपने सिर्फ उसको ढूंढा है, तो ढूंढना इज नॉट इन्वेंशन। डिस्कवर के ऊपर लिख दो ढूंढना, ठीक है, उसको आपने डिस्कवर किया बच्चों। वैसे कोई साइंटिफिक थियरी या साइंटिफिक प्रिंसिपल या कोई एब्स्ट्रैक्ट थियरी, एब्स्ट्रैक्ट यानी जो जनरल थियरी है, उसको आपने फॉर्मुलेट कर दिया, तो आपने उसको कुछ ढूंढा है जो कहीं पे खो गया था, ठीक है। इन्वेंशन में दिमाग लगा के इन्वेंटिव स्टेप्स करके केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। वापस देखते हैं बच्चों, ये पॉइंट सिर्फ समझ के रख दो, लिखने का है आप मजे से शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हो, पॉइंट्स कवर अप करने की ट्राई करना, ठीक है। केस में बन के भी आ जाए तो ध्यान रखना। पहला पॉइंट जो क्या था बच्चों, फ्रिवोलस या फिर ऐसी चीज जो ऑब्वियस है। दूसरा पॉइंट कॉन्ट्रारी टू पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी। तीसरा पॉइंट मोर इंपॉर्टेंट, मियर डिस्कवरी, ठीक है बच्चों, बड़े आगे चलो। या फिर मियर डिस्कवरी पढ़ना, The mere discovery of new forms of known substance which does not result in enhancement of the known efficacy of that substance। रुकना, the mere discovery of a new form of a known substance, अगेन डिस्कवरी है तो डिस्कवरी पे नहीं मिलेगा, तो आपने उस सब्सटेंस के कोई और तरीके ढूंढ लिए जिससे कोई आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया मैंने, सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्ट का काम क्या होता है? खाने में स्वाद यानी कि खारापन लाना, ठीक है। अब आपने है ना और उसमें ऐसी भी और भी कोई चीजें देखी जिसका काम यही रहता है, एज गुड एज सॉल्टी है वो, ठीक है। तो आप उसमें एफिशिएंसी क्या बढ़ी, कुछ एफिकेसी यानी कि क्या होता है, एफिशिएंसी तो बढ़ी नहीं। अगर आप उसने 2 पॉइंट नए ढूंढ भी लिए तो कोई एफिशिएंसी तो बढ़ी नहीं, तो वो सब चीजें आप क्या नहीं करवा सकते, पेटेंट नहीं करवा सकते। देखो क्या लिखा, द मियर डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ ए नोन सब्सटेंस, जो पहले से सब्सटेंस तो पता ही था, उसके आपने कोई और नए नुस्खे निकाले हैं, ठीक है, जिससे कोई आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ी है। और द मियर डिस्कवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी और मियर न्यू यूज ऑफ ए नोन सब्सटेंस, यानी फिर आपको होता है ना, जैसे आपकी कार होती है, आपके फोन होते हैं, तो कोई आता है, कोई पता है तेरे फोन में ये भी फीचर, अरे आइला ये फीचर मुझे पता ही नहीं, मैं 4 साल से यूज कर रहा हूं। क्या ऐसा रिएक्शन आता है ना, आता ना ऐसा रिएक्शन कि है ना, ऐसा फीचर, ऐसे फीचर्स है। जैसे ना कल ही मैंने एक रील देखी, उसमें उसने क्या बताया, 3 ट्रिक्स बताई आईफोन की, जिसमें अगर कोई फोन आपका चोरी भी हो जाए ना, तो भी आप है ना उसको पता लगा सकते हो कहाँ पे आपका फोन है, सिर्फ सेटिंग में चेंज करना रहता है। सर बताओ ना, अभी ब्रेक के बाद, ब्रेक में मिलना, ठीक है। तो क्या बताया बच्चों उन्होंने कि भाई आपने क्या कर दिया, नोन सब्सटेंस में कोई नए फीचर्स निकाल दिए, और द मियर यूज ऑफ ए नोन प्रोसेस, मशीन और apparatus unless such known process results in new products or employing at least one new reactant, यानी कि या तो कुछ नया हुआ, एटलीस्ट कुछ भी नया हुआ है, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, उसको पेटेंट करो। बाकी वो की वही चीज है, आप इस तरीके से बताओ या इस तरीके से बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी क्या नहीं हो सकती, पेटेंट नहीं हो सकती। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? पक्की बात, सब लोग मेरे साथ? अच्छा, एक सब्सटेंस ऑब्टेन बाय ए मियर एडमिक्सचर रिजल्टिंग इन ओनली एग्रेगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप बताना पेटेंट हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। बेलपुरी बोलो, क्यों इन्वेंशन नहीं? क्या किया आप लोगों ने उसमें, बेलपुरी में कुछ नया किया क्या?
10 चीजें रखी है, मिक्स कर दिया, ये देखो नई आइटम। स्कूल में होता था, देखो मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, मैं तो हर ड्राइंग के एग्जाम में होता था, अच्छे से अच्छे एग्जाम सवाल। जैसे देखो आपको अगर किसी ने जादू बताया, देखो ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, दोनों मिक्स करो, ऑरेंज, मतलब मुझे नहीं पता कौन था, ऑरेंज बन गया, ठीक है। आप देखो ये नया ही, मैंने कुछ नया किया। आपने कुछ दो चीजों मिक्स करके कुछ तीसरा बना दिया, तो क्या ये इन्वेंशन हुआ क्या? नहीं। तो इसको क्या पेटेंट करने देंगे क्या? अरे बोलो। ठीक है, वहां पे लिखा है मिक्सचर के ऊपर भेलपुरी, सारा एग्जांपल मत लिख के आना। चलिए आपने एग्रीगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट को कर दिया, ठीक है। फिर पॉइंट समझना, द मियर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइसेस, ठीक है। ईच फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इन द नॉन वे। पॉइंट समझो, 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, 4 लोग खड़े हैं, आपने क्या कर दिया? आपने तू एक काम कर, इधर आ, तू इधर आ, तू इधर से इधर जा, तू इधर जा। आपने उनकी पोजीशन को रीअरेंज कर दिया, आपने देखो कुछ नया किया। क्या इसको पेटेंट करवाएंगे? नहीं। तो जो चीजें भी है, तो चीजें वही है, आपने उसको वापस क्या कर दिया? सिर्फ रीअरेंज कर दिया। दिवाली की सफाई करते हैं घर पे, तो बहुत सारी जगह चीजों को क्या कहते हैं? हेरा फेरी कर देते हैं। भाई अब ये यहाँ से नहीं, अब से तू यहाँ नहीं, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आज मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, कल मैं खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ, एक कभी इस कोने में पढ़ा रहा हूँ, कभी उस कोने में पढ़ा रहा हूँ, कभी उल्टा खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ। तो क्या इसको मैं पेटेंट करा दूं? क्या देखो मेरा पढ़ाने का तरीका, पेटेंट हो सकता है क्या ये सब? फिर आता है बच्चों मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। देखो एग्रीकल्चर ध्यान रखना, वो तो सबको दे, नालायक को हॉर्टी बोल रहा है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अच्छा मैं तुम लोग को नहीं पूछा, मैं तो ढूंढ के लेके आया, मुझे साइंस वाइंस इतना अच्छा नहीं था। आप बताओ क्या होता है हॉर्टिकल्चर? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब जो ग्रो करते हैं ना, वो जो फार्मिंग होती है उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं एग्रीकल्चर भी बना रहूंगा। अब देखो पॉइंट समझो, भारत की आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स वगैरह, इंडिया की मेजॉरिटी से भी ज्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में फार्मर्स ने फार्मिंग की कोई नई मेथड ढूंढी, ठीक है, तो क्या बोले? ये पेटेंट करो, ये तरीका और कोई दूसरा नहीं अपना सकता है। ऐसा होगा क्या? नहीं, कि भाई ये तो ज्यादा से ज्यादा बांटो, ताकि क्या हो, दूसरे लोग भी इसको क्या करें? इस्तेमाल करें, ठीक है। और भी भारत का है ना, और भी ज्यादा ग्रोथ हो, और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो। इसलिए आप देखना, अगला पॉइंट भी मैं साथ में लेता हूँ, मेडिकल, सर्जिकल, ये सब जो टाइम होते हैं, इसमें भी मैं आऊंगा। नहीं तो आपको ये सब दवाइयाँ तो पेटेंट होती है, वो अलग चीज है, वो उस पर मैं आता हूँ। तो ये सब जो चीजें होती है ना, एग्रीकल्चर की, मेडिकल के रोल, इन पे आपको 99.99% पेटेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको अवार्ड्स मिलेंगे। आपने देखो एग्रीकल्चर में दुनिया में पूरा नया रिफॉर्म्स लेके आए, इनको हम पद्म भूषण से सम्मानित करेंगे, इसमें हम पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे, होता है ना ये सब। तो जिनको ये सब इन्वेंशन नहीं बनता, ये सब आपको करने दिया जाएगा, तो आपको पैसे मिलेंगे, कोई दूसरा यूज करेगा तो। लेकिन ये ऐसी चीज है जो दूसरे लोगों को भी देनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों, पब्लिक एट लार्ज का भला हो सकता है, तो वो आपको पेटेंट करके फिर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दिया जाएगा। अब सपोज कोई फार्मर ने नई टेक्निक ढूंढी और उसको पेटेंट करवा दिया, अब साला दूसरे फार्मर को यूज करा, कहां से लाएगा उसको पैसा? तो कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ रुक जाएगी। तो तुमने किया है, तुमको रिकॉग्निशन देंगे, तेरे नाम पे रखेंगे, तुझे पद्म भूषण पद्मश्री भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन पेटेंट नहीं देंगे। सब लोग मेरे साथ हो? अगला पॉइंट देखना, पहले एग्जांपल दूंगा अगले का, फिर जितने भी टर्म लिखे इन सबका मीनिंग भी बता दूंगा मैं, डोंट वरी। एनी प्रोसेस फॉर द मेडिसिनल सर्जिकल, ये सब मेडिसिन्स ने बोला है, ठीक है, मेडिसिनल और सर्जिकल। अब पॉइंट समझना, आपने वो सुना ईसीजी निकालते हैं, ईसीजी, अब किसका इसमें फिर हार्ट क्या कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट या ऐसा कुछ करते हैं ना, ठीक है, वो बाईपास वगैरह करते हैं। तो किसी है ना डॉक्टर ने जो है ना बोला कि मैं बाईपास करता हूँ इस तरीके से, ये एक काम करो, मेरे नाम पे पेटेंट करो। कोई अब ऐसा बाईपास नहीं कर सकता। अब कोई इंसान मर रहा है, चाहो पहले उसके पास से लाइसेंस लेके आओ, मैं भी बाईपास कर सकता हूँ। अल्ट्रासाउंड और ये सब आता है ना, ये सब अलग अलग चीजें जो आती है मेडिकल की। छूट, मेरा तो भी इतना काम नहीं पड़ा कभी, और पढ़ना भी नहीं चाहिए हॉस्पिटल का काम किसी को। तो पॉइंट समझो बच्चों, तो ये सब चीजें क्या आपको पेटेंट करने देंगे क्या? नहीं, ये सब के लिए आपको अवार्ड दे देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये ऐसी चीजें जो बांटने से और बढ़ती है, ठीक है। तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका नाम होगा, आपको अवार्ड मिलेगा। इसलिए देखना डॉक्टरों के पास बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, पेटेंट नहीं देने देते ना उनको। दवाइयाँ अलग चीज है, दवाइयों को आप पेटेंट कर सकते हो। क्या हुआ? अब पता चला ना, डॉक्टर के पास कभी भी जाना, कोई भी छोटा डॉक्टर होगा, साला 10 तो ट्रॉफी रखी हुई होती है। कभी मेरे मन में आते, साला 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ट्रॉफी नहीं है, कभी खुद ही खरीद लो। तो पॉइंट आप कभी भी देखना, तो उनको है ना पेटेंट नहीं मिलता, वो लोग फिर अवार्ड ही मिलते हैं उनको।
ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, एनी प्रोसेस फॉर द, अब इसमें कुछ वर्ड आपको पहले से पता होगा, सब साइंस के मतलब मेडिकल के टर्म्स है। मेडिसिनल यानी कि उसकी इलाज करने के लिए, सर्जिकल सर्जरी के लिए, क्यूरेटिव यानी कि वो नहीं हो वो डिसीज उसको रोकने के लिए, पॉलीफ्लेटिक डायग्नोस्टिक, इसका मैं हिंदी वर्ड लेके आया हूँ रोग निरोधी। तो भाई मतलब रोग होने से बचाना, डिसीज होने से बचाना, ठीक है। थेरेप्यूटिक यानी कि थेरेपी वगैरह नहीं होती है, वो सब चीजें। तो और वो बोले इंसानों के ट्रीटमेंट के लिए हो या फिर एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए हो, ठीक है। तो भी ये सारी चीजें आपको क्या नहीं करने दी जाएगी बच्चों, पेटेंट नहीं करने दी जाएगी, ठीक है। चलिए, प्लांट एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट देयरऑफ, तो ये सब भी हमने इनके रिलेटेड जो भी चीजें हैं तो वो भी आपको क्या नहीं करने दिया जाएगा पेटेंट। अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, उनमें कुछ चीजों को आजकल अलाउ किया गया है, बाकी प्लांट्स एनिमल्स इन सब के रिलेटेड है, सीड्स वेराइटीज मसाले वगैरह, इन सब पे आपको क्या नहीं मिलेगा बच्चों, पेटेंट वगैरह नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब जो जे और के पॉइंट है बिल्कुल समझा नहीं रहा हूं, आप अगर एक बार पढ़ के बताना क्यों नहीं मिल रहा है जे और के पॉइंट में, मीनिंग में मत जाना, क्यों नहीं मिल रहा वो बताना। जे और के पॉइंट पे क्यों पेटेंट नहीं मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, दो रूल याद रखना, एक पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा तो, और दूसरा अगर वो कहीं और पे प्रोटेक्शन मिल रहा है तो ये जो जे और के पॉइंट है ना पूरा का पूरा सेम टू सेम कॉपीराइट में आएगा। तो वहां पे हम इसके मीनिंग में जाएंगे, मीनिंग पता चले तो भी ठीक, वरना दो चार वर्ड याद रखना, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, पूरे कॉपीराइट में कम से कम 50 बार आएगा ये लाइन, ठीक है। तो ये दो चीजों पे क्या मिलती है बच्चों, कॉपीराइट मिलती है, तो मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फिर ए मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग द गेम। हम बचपन में कजिन से तो एक प्लास्टिक की चेयर लेते थे, प्लास्टिक की चेयर लेते थे और एक कजिन को बिठा देते, ठीक है, एक कजिन को बिठा देते और एक टॉवेल लेते थे, उसको बोलते थे तू पीछे से टच होके बैठ, और टॉवेल से सटासट उसको मार देते पीछे की तरफ, ठीक है। फिर घर में किसी बड़े को बुलाते थे, घर में किसी को बड़े को बुलाते थे और बोलते इसको टच करो, और वो टच करते थे, क्या होता था, करंट जनरेट होता है। कभी ट्राई करके देखियो, ठीक है, कि बैठना, एक को बिठाना, फिर जोर जोर से टॉवेल से पीटना, उसके में भी हाथ साफ हो गए। फिर जिसने आज खाना अच्छा नहीं बनाया घर पे उसको बुलाना, उसको ना टच कर तो करंट लगेगा। तो हमने बोला ये तो कुछ नया हुआ यार, ठीक है, ये तो कुछ नया हुआ, ठीक है, चलो भाई इसको पेटेंट कराना है। बोलो पेटेंट हो जाएगा क्या, नहीं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसलिए आपको उसको क्या नहीं करने दिया जाएगा, पेटेंट नहीं करने दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगेन इसमें अगर कुछ नई टाइप की इंफॉर्मेशन और कुछ नई इंफॉर्मेशन आपने तो कॉपीराइट हो सकता है इसलिए, ठीक है। अगेन ये कैसा मामला है, कॉपीराइट का मामला है, इंफॉर्मेशन एंड ऑल को प्रेजेंट कर। जैसे कोई एपीजे अब्दुल कलाम पे किसी ने बुक लिख दी, गेटिंग माय पॉइंट, तो ये क्या होगी, कॉपीराइट। अच्छा, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, टोपोग्राफी का मतलब लिख दो पहले प्लेसमेंट, टोपोग्राफी का मतलब लिख दो प्लेसमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, आपको इसका ना फुल फॉर्म पता है, इसको आपको इसका आईसी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, फोन में लैपटॉप में इसका आईसी उड़ गया है, आप है ना सिर्फ गूगल में सर्च कीजिए, उसकी इमेज देखना, आपको आइडिया लग जाएगा क्या। तो यहाँ पे उसका जो आईसी एंड ऑल है, तो ये सब ना कॉपीराइट का पार्ट है ना पेटेंट का पार्ट है, इसमें कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिले तो डिजाइन एक्ट में मिल सकता है, ठीक है। तो आपने उसको प्लेसमेंट, उसकी प्लेसमेंट को चेंज किया, भाई यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर एंड ऑल जो रहते हैं उन सब की बात की जा रही है, इन सब पे पेटेंट नहीं मिलता है। क्लियर हुआ बच्चों, टोपोग्राफी मतलब प्लेसमेंट। अच्छा, एंड इमेजिन इन विच इन इफेक्ट इज द ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब अच्छा बहुत खांसी हो रही है, हल्दी का दूध पी ले, बाल जड़ रहे हैं तो दादी बोलती है ये तेल लगा दे, तो होता ना दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, तो ये सब क्या पेटेंट करोगे, दादी यार ये आइडिया तो अच्छा, किसको पता नहीं हो, आओ इसको पेटेंट करवाते हैं, ठीक है। तो और जैसे ना पुराने ऐड भी आती थी, घने मुलायम काले बाल केश तोलने किया था कमाल, होता ना फेना ही लेना, तो ये सब जो पुराने सारे बोलेंगे घने मुलायम काले बाल केश तोलने किया। तो ये सब जो ऐड वगैरह आती थी, जो पुराने दादी और इन सब के नुस्खे डॉल होते थे, तो क्या आप उसको पेटेंट कराओगे क्या, बोलो नहीं। ये तो ये सब चीजें क्या नहीं होती है, पेटेंट नहीं होती है। एक और ऐड पहले कितनी बढ़िया ऐड आती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी,
क्योंकि पहले हमारे पास फोन और ये रील्स नहीं होती तो टीवी की ऐड देख देख के ऐड ही याद कर लेते थे। चलिए फिर आता है बच्चों सेक्शन 4। मिला बच्चों? सेक्शन 4 प्रोहिबिट्स द ग्रांट ऑफ पेटेंट, मतलब नहीं मिलेगा। देखो इसके लिए अलग से पूरा सेक्शन रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। मिला बच्चों? और वो एटॉमिक एनर्जी है, मतलब ये जो है एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास हाथ में? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या एजेंसी जिनको पावर दिया है, मतलब आप कुछ भी दिमाग लगाओ एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड, आपको उस पे पेटेंट मिलेगा ही नहीं। मतलब इन शॉर्ट हम आपको डिस्करेज कर रहे हैं, आप ये फील्ड में आओ ही मत, क्योंकि आप दिमाग भी लगाओगे फिर भी आपके नाम पे नहीं होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बहुत मतलब होता है सेंसिटिव मामला है। सालों कल तुम लोगों ने किया कुछ ऐसा बॉम्ब बना दिया, इंडिया पे फोड़ दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरा गवर्नमेंट की देखरेख में होगा। तुमने कुछ नया भी किया है तो भी तुम लोगों को उसको यूज नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी आपने सुना बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ये सब इंडिया के बने हुए हैं, तो वहां पे जाके काम करो। तुम अच्छे साइंटिस्ट हो, हमारे पास आओ, हम तुम्हें वहां पे डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है? लेकिन ये किसी के नाम पे हो नहीं सकता। एटॉमिक एनर्जी वाला मामला सरकार ने अपने हाथ में रखा है, भले कितना ही बड़ा इन्वेंशन क्यों ना करो तुम लोग। गेटिंग माय पॉइंट? श्योर? तो ये आप पढ़ लीजिए एक बार, और कोई भी डाउट है ऐसा कुछ आए तो पूछ लीजिएगा। बहुत ही इजी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जितना भी पढ़ा है 3 पेज जो पढ़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से अब मलाई खाने का समय आ जाएगा जहाँ पे कंटेंट ज्यादा होगा लेकिन बहुत इजी होगा। सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और आप लोग का होता चला जाएगा। ठीक है? आगे भी आएंगे कुछ 1-2 टेक्निकल आंसर आएंगे, बाकी तो एकदम ही सिंपल। तेज मत घुमाओ, पूरे नहीं होंगे देखने से। ठीक है? तो आप पढ़ते जाइए और कोई भी डाउट है ऐसा कुछ है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।